हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे वीडियो के सारे टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पेप्टिक अल्सर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, पैथोलॉजी में। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेकडाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ duodenum, esophagus and stomach by pepsin and acid are present in abnormally high concentration. पेप्टिक अल्सर मतलब इसोफेगस, स्टमक, डिओडेनम की लाइनिंग में, म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये क्यों होता है, जो वहाँ का एसिड हो जाता है वो एबनॉर्मली, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई हो जाता है। पेप्टिक अल्सर आर सोर दैट डेवलप इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, लोअर इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन. They are actually formed as a result of inflammation caused by the bacteria H. pylori as well as from erosion from stomach acid. तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टमक की लाइनिंग में, लोअर इसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन के कारण अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इस वजह से होगा। और स्टमक का जो एसिड होता है, HCl जो होता है, वो अगर बढ़ जाता है, इरोजन हो जाता है, तो उसके कारण भी ये ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं पेप्टिक अल्सर की। तो पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड द अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, 3 टाइप के पेप्टिक अल्सर होते हैं। मतलब अगर वो स्टमक में है पेप्टिक अल्सर तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और अगर इसोफेगस में है तो इसोफेजियल अल्सर, और डिओडेनम में है तो डिओडेनल अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस पूछता है गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेप्टिक अल्सर और डिओडेनल अल्सर में। तो ये जो होता है ये स्टमक में होता है, ये डिओडेनम में होता है। फिर है ये किस कारण से होते हैं, सब्सटेंस, अल्कोहल और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उनके कारण पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होता है। और डिओडेनम अल्सर किस वजह से होता है, HCl सिक्रेशन बढ़ जाता है, और कैसे, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से। ठीक है, फास्टिंग पीरियड में HCl का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के कारण। पेन इन लेफ्ट इपीगैस्ट्रिक रीजन इन गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें जो पेन अगर होता है तो लेफ्ट इपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है, इसमें राइट इपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है। इसमें नोजिया कॉमन होता है, इसमें नोजिया बहुत कम होता है। वोमिटिंग इन ब्लड विथ ब्लड अकर इन दिस केस, इसमें वोमिटिंग होती है जिसमें ब्लड भी आ सकता है। और यहाँ पर जो डिओडेनल अल्सर होता है उसमें ब्लड मतलब स्टूल में ब्लड आने लगता है। ठीक है, इसमें वेट लॉस होगा, इसमें कोई वेट लॉस नहीं होता है। पेन स्टार्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद पेन स्टार्ट हो जाता है। ऑनसेट ऑफ पेन ऑफन 2 to 4 आवर ऑफ टेकिंग फूड, इसमें 2 से 4 घंटे बाद, खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद दर्द स्टार्ट होता है पेट में। पेन इज़ प्रेजेंट वाइल हंग्री, भूख लगी रहने पे इसमें दर्द फील होगा, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रेगुलर पेन होता है, इसमें इरेगुलर पेन होंगे, रेगुलर नहीं होते हैं। इसमें मैलिग्नेंसी जो होती है वो कॉमन नहीं होती है, और इसमें कॉमन होती है। उसके बाद देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, उसके इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक में, वो। फिर है एस्प्रिन और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के फ्रिक्वेंट यूज़ के कारण हो सकता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ टू मच अल्कोहल, रेडिएशन थेरेपी एंड स्टमक अल्सर, इनकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर होता है। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कैसे होता है ये। देखो, जो भी इटियोलॉजिकल कॉज था, कोई ड्रग्स होंगे, अल्कोहल या कॉफ़ी, टी जो भी है, या फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो गया, इन सब के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है,
म्यूकस लाइनिंग डैमेज होती है, और अगर ये जो अल्कोहल, कॉफ़ी वगैरह और ड्रग्स के यूज़ के कारण HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है और म्यूकस सिक्रेशन कम हो जाता है। म्यूकस क्या करता है ना, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, और HCl जो है वो तो ठीक है, वो तो स्टमक जूस हुआ। फिर है इसमें क्या हो जाता है, फिर जो म्यूकस कम सेक्रेट होने लगता है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, उसमें ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे एसिड गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इंटर कर जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। ड्यू टू फास्टिंग, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, HCl सिक्रेशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, फिर जिससे कि ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, तो जैसे पेप्टिक अल्सर है तो उसमें होगा बर्निंग होगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन साइन एंड सिम्टम देखते हैं, जैसे कि नोज़िया होगा, एपेटाइट चेंज हो जाएगा, और डार्क या ब्लडी स्टूल हो जाएगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो जाएगा, इंडाइजेशन, वोमिटिंग, चेस्ट पेन। फिर हेमेचर मतलब नाइट टाइम में स्टमक पेन होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हमें जैसे अगर ब्लड टेस्ट करा लिए तो उसमें पता चल जाएगा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी, और अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज। फिर है CT स्कैन, इससे पेप्टिक अल्सर की प्रेजेंस का पता लगाएंगे। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर पेप्टिक अल्सर ठीक नहीं हुआ तो। परफॉर्मेंस लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस, हेमरेज बाय इरोजन ऑफ वेसल्स इन बेस। ठीक है, मतलब क्षारीय हो जाता है तो उस वजह से हेमरेज हो सकता है। पेनिट्रेशन ऑफ सराउंडिंग ऑर्गन, जैसे लीवर और पेनक्रियास में पेनिट्रेशन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन बाय स्कैरिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस, कैंसर, रेयर इवेंट इन ट्रू पेप्टिक अल्सर। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर का, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन देनी है ताकि जो पाइलोरी बैक्टीरिया है उसे किल किया जा सके। फिर है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि स्टमक में जो एसिड बन रहा है उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। फिर है एसिड ब्लॉकर, जैसे कि सो कॉल्ड हिस्टामिन ब्लॉकर, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड रिलीज इनटू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच रिलीव अल्सर पेन एंड इनकरेज हीलिंग, जैसे कि रेनिटिडिन। ठीक है, एंटासिड दे सकते हैं जो कि जो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, जैसे उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में हमने देख लिया कि एंटीबायोटिक देना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, और फिर एंटासिड देने हैं। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे कि अगर नॉन स्टेरॉयडल ड्रग ले रहे हैं तो उसे कंटिन्यूटी से नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल और स्ट्रेस को रिड्यूस करके पेप्टिक अल्सर के चांसेस को कम कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो इंडिकेशन देखते हैं इसमें क्या है। फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो सकता तो सर्जरी करनी पड़ेगी इस टाइप का, अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हो। हाई लेवल ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड कंबाइंड ड्यूडेनम एंड गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, रिड्यूस एसिड एंड पेप्सिन सिक्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी सर्जरी की जाएगी, गैस्ट्रो इंटेरेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक पैसेज क्रिएट करते हैं बिटवीन बॉडी ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर आता है वेगोटॉमी, जिसमें जो वेगस नर्व होती है जो कि जो गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन होता है HCl उसको स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व, तो उसको कट कर देना वेगोटॉमी कहलाता है। फिर है पाइलोरोप्लास्टी, इसमें क्या आता है, वाइडेंस द पाइलोरस टू गारंटी स्टमक एम्पटी इवन विदाउट वेगस नर्व स्टिमुलेशन।
फिर है एंट्रेक्टोमी या सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। लोअर हाफ ऑफ स्टमक, जिसे एंट्रम बोलते हैं, मेक मोस्ट ऑफ एसिड, रिमूविंग दिस पोर्शन। एंटेरेक्टोमी डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एंट्रेक्टोमी हो गया। फिर है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें मतलब टोटल जो हाफ या 2/3 पार्ट जो होता है स्टमक का, उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आते हैं बिलरुथ फर्स्ट और बिलरुथ सेकंड। उस बेस पे बिलरुथ फर्स्ट है वो इसमें क्या करते हैं, डिस्टल पोर्शन जो होता है स्टमक का, उसे रिमूव कर दिया जाता है और डिओडेनम से जोड़ दिया जाता है। और फिर बिलरुथ सेकंड जो होता है, उसमें लोअर पोर्शन जो होता है स्टमक का, उसे रिमूव करके जेजुनम से जोड़ दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या कर सकते हैं, एंजीट्यूब। फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना है। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर इसे मॉनिटर करना है तो, जैसे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डिओडेनल स्टम्प जेक तो नहीं हो गया, गैस्ट्रिक रिटेंशन तो नहीं हो गया, एनीमिया, डंपिंग सिंड्रोम एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हमें मॉनिटर करना है। तो इसके साथ ये पेप्टिक अल्सर का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके वीडियो के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।